हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के और एक न्यू वीडियो लेक्चर पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटीज के बारे में। ठीक है, फिर देखेंगे समय मिला तो कंडक्टेंस टेम्परेचर पे किस तरह रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है, वो सभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी, जिसे हम जे से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से। करंट डेंसिटी, देखिए, करंट डेंसिटी को समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर्स में मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या देखा था, वहाँ भी हमारा डेंसिटी का बात आ रहा था, लेकिन वो चार्ज डेंसिटी था। चार्ज डेंसिटी था, एक तो आता था हम लोग का लेमडा, जिसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते थे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर हमारा एक तो आता था सिग्मा, जिसे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते थे, और एक आता था हमारा रो, जिसे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते थे। इस तरह से कहते थे। और अगर हम बचपन में भी जो डेंसिटी के बारे में पढ़ते, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, तो हम लोग क्या लिखते थे, वो डेंसिटी में मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, जब भी डेंसिटी का बात आता है तो हम क्या देखते हैं, हर जगह कहीं लेंथ से, कहीं एरिया से, कहीं वॉल्यूम से डिवाइड होता है। तो इस केस में भी ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ भी तो बात हो रहा है डेंसिटी का, और किसका डेंसिटी का, करंट का डेंसिटी का। यहाँ चार्ज का डेंसिटी का बात हो रहा था, चार्ज था ऊपर में। मास डेंसिटी के बारे में बात हो रहा था, मास था ऊपर में। यहाँ पास करंट के डेंसिटी के बारे में बात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं करंट ऊपर में होगा और नीचे में एरिया, लेंथ या तो वॉल्यूम से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पास होता है एरिया से डिवाइड। देखिए, J इज इक्वल टू आई बाई ए, या तो एच भी लिखते हैं बहुत जगह। देखिए, यहाँ पास एरिया से क्यों डिवाइड हो रहा है, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। देखिए, जब हम किसी भी कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, अगर हम मान लेते हैं ये हमारा कंडक्टर है, ऐसा कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे इसके एरिया पे निकलता है वो डेंसिटी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे डिवाइड करते हैं एरिया से। चलिए, ये तो था। अब इसका डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो इसके डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, जे करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर और सर्किट। आप लोग कुछ भी चीज का यूज कर सकते हैं, कंडक्टर बोलिए या सर्किट, लेकिन किसी भी एक टर्म को यूज कीजिएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो हमारा जे का डेफिनेशन मिल गया। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, अगर मैं भी लिखूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। देखिए, हम लोग यहाँ फिगर से बता सकते हैं करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन कंडक्टर में फ्लो करता है करंट, इसलिए हम लोग कंडक्टर टर्म का भी यूज करते हैं। चलिए, ये सब चीजें तो यहाँ तक है, ठीक है। आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा। हाँ, ये हो गए। अब हम बात करते हैं, ये हमारे लिए जो जे निकाला, ये हम लोगों ने जो जे निकाला, ये निकालते ही क्यों है, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, एकदम है, ठीक है। हम ये सब जे को निकालते इसलिए है, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में बात करते हैं। मीन देखिए, अगर हमें पूरा सर्किट दिया हुआ है, अगर हमें पूरा सर्किट दिया हुआ है, तो हम तो पूरा करंट का रिलेशन सीधा आई ही बैठाएंगे। अगर मुझे टोटल करंट दिया तो मैं आई बैठाऊंगा, ये जे के चक्कर में क्यों पढ़ूंगा, पर यूनिट एरिया के चक्कर में। लेकिन बहुत जगह हमें छोटे छोटे पार्ट में निकालना पड़ता है, किसी छोटे पार्ट का वैल्यू निकालना पड़ता है, क्या हो रहा है इसमें, अंदर में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ के बारे में। तो हम उस समय आई का यूज नहीं कर सकते, तो हम किसे लेते हैं, करंट पर यूनिट एरिया, जिसे हम लोग चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। देखिए, अभी मैं इसी के फॉर्मूला में और आगे बढ़ूंगा। हम लोग बात करेंगे अभी माइक्रोस्कोपिक, हम लोग बात करेंगे अभी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। किसके बारे में बात करेंगे, ओम्स लॉ। जब हम किसी भी छोटे छोटे पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो देखिए,
सबसे पहले यहाँ पास देखिए, हाँ इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जे सिग्मा ई रिलेशन बिटवीन, ठीक है। दो फॉर्म में हमें क्वेश्चन पूछा सकता है, दोनों सेम ही चीज है, लेकिन एग्जाम में कोई भी चीज पूछ सकते हैं। या तो लिख देगा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ हमें निकालना है, या तो रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, दोनों का सेंस एक ही है, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं, हमें निकालना है जी, हम बात करेंगे जे के बारे में। तो हम यहाँ पर जानते हैं जे इज इक्वल टू करेंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा। और हम जानते हैं I इज इक्वल टू नीवा N E V A बाई A, नीवा या तो NEA VD भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये आ गया, एरिया एरिया कट जाएगा तो बोल सकते हैं NEVD। चलिए ये तो हम बोल सकते थे, तो यहाँ से ही बोल सकते थे। ये देखिए करेंट पर यूनिट एरिया होता है, तो हम लोग चार्ज डेंसिटी में I बाई A है, तो हम लोग I को NEVD लिखते हैं, बाई A को डिवाइड करते हैं तो भी हमारा सेम ही आता है। ऐसे ही बोल सकते हैं NEVD, ये हमारा रिलेशन आ गया है J इक्वल टू, ठीक है। अभी बचा क्या क्या है, E है और कंडक्टिविटी है, ठीक है, रो लिखा हुआ है, E लाना है। हम लोग VD का फॉर्मूला जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD इज इक्वल टू EE टाउ बाई M। चलिए ये दिक्कत दूर हुई, ई भी आ चुका है। इसे लिखेंगे इक्वेशन 1, इसे लिखेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब हमें लाना है कंडक्टिविटी, ठीक है, लेकिन कंडक्टिविटी का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिलेट कर देते हैं, कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी निकल ही जाएगा। तो जैसे हम रिलेट करते हैं तो हम यहाँ बस लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, हम पुट कर देते हैं हमारा J इज इक्वल टू NEVD इक्वल टू EE टाउ बाई M हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं NE स्क्वायर E टाउ बाई M। चलिए इतना तो हमारा आ गया, इतना पार्ट तो हमारा आ गया, J इज इक्वल टू इतना हमारा आ गया NE स्क्वायर E टाउ बाई M। हमें इसी में से कंडक्टिविटी को निकालना है, हमें इसी में से कंडक्टिविटी को निकालना है, लेकिन हमें कंडक्टिविटी का फॉर्मूला नहीं पता, रेजिस्टिविटी का पता है, ठीक है। यहाँ पास हम लोग रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा बोल सकते हैं, सिग्मा और रो इस तरह से लिख सकते हैं, ये रेजिस्टिविटी है ये कंडक्टिविटी है, ठीक है। चलिए ये हमें पता है, इस जगह में से क्या हम रो निकाल सकते हैं, इस जगह में से क्या हम रो निकाल सकते हैं। देखिए रो का फॉर्मूला हमें याद है नहीं है, निकाले जरूर थे लेकिन याद नहीं है, तो क्या करते हैं फिर से रिलेट करना स्टार्ट करते हैं, V इज इक्वल टू IR में लाने का कोशिश करते हैं, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए सिंपल से 2 लाइन में करूंगा मैं उसे, जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पास देखिए हम लोग I इक्वल टू NEAVD लिखते हैं, NEAVD, ठीक है। V इज इक्वल I इक्वल टू NEAVD हो गया, VD इक्वल टू E टाउ बाई M, NEA कैपिटल कर देते हैं EE टाउ बाई M। चलिए ये हो गया, हम जानते हैं V इज इक्वल टू ER होता है, तो यहाँ पर लेंथ के टर्म में बात हो रहा है तो EL लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू V बाई L लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं NE स्क्वायर A, E को लिख देंगे V बाई L ये टाउ बाई M, तो हम लिख सकते हैं देखिए, और हम एक रिलेशन क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू V बाई R, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम बोल सकते हैं ये जितना V को छोड़ के जितना पार्ट है वो 1 बाई में R का पार्ट होगा, मतलब हम बोल सकते हैं
1/r इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल, ये हम बोल सकते हैं। और r इज इक्वल टू हम रो एल बाई ए भी लिखते हैं। ये r इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, एन 1/r है ना, 1/r है। तो ऐसे ही कर देते हैं, ये एल और ए को इधर ले आते हैं। हम लोग जानते हैं रो इज इक्वल टू r इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल भी हो सकता है। ये एल इधर आ जाएगा, मतलब एल बाई आर ए, जिसको हम लोग रो बोलेंगे, जिसका वैल्यू हमारा हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ठीक है, ये 1/रो का हो जाएगा, 1/r में लिख रहे हैं 1/रो। तो हम बोल सकते हैं एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, मतलब ये पूरा चीज हमारा क्या है, 1/रो है। तो हम इस रिलेशन से लिख सकते हैं J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, और ये पूरा पार्ट क्या है, 1/रो। और 1/रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी, ये अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, बोल सकते हैं अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी होता है। तो हमारा निकल जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये एक रिलेशन होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। ये हमारा निकल चुका है, देख लीजिए। अब क्या चीज के बारे में बात करते हैं, कंडक्टेंस थोड़ा सा जान लेते हैं। जब बात आ ही चुका है थोड़ा जान भी लेते हैं, ठीक है। चलिए रफ कर दो। ये तो हमारा हो गया। अब बात किसके बारे में बात करेंगे, कंडक्टेंस के बारे में। चलिए कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और इसे लिखते कैसे हैं, जी इज इक्वल टू 1/r, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। देखिए इसके बारे में क्या बताऊं, रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, जो करंट के रेजिस्ट करता है, मीन्स ऑफर क्या ऑफर करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मीन्स जो भी करंट आता रहता है उसे रोकता है, ठीक है। तो कंडक्टेंस उसका उल्टा है, तो मदद करेगा। तो इस तरह से इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला की मदद से हम लोग बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। ये हम लोग का डेफिनेशन का भी पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पास हम इसके एसआई यूनिट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है हम बता सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम। रेजिस्टेंस में हम लोग क्या लिखते हैं, ओम। ये रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, इसका क्या होगा, 1/ओम है, तो इसका यूनिट हो जाता है मो, MHO। ओम्स इसका होता है, इसका मो हो जाता है, या तो हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं, ठीक है, उनमें दिक्कत नहीं है, सीमेंस भी बोल देते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा मो ही बोलता हूँ। ओम और मो क्रिएट करने में इजी रहता है। ये है, ठीक है। कंडक्टेंस का उतना ही पार्ट है, कंडक्टेंस में ज़्यादा आता भी नहीं है, बहुत छोटा सा लिखा रहता है। इम्पॉर्टेंट है, हाँ, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे, ये चीज़ बहुत बार पूछी जाती है, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है। चलिए आज उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्प ऑन रेजिस्टेंस, देखिए ये समझने वाला पार्ट है, ठीक है। आप लोग को समझाता हूं, देखिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है,
अगर रियलिटी में हम बात करें, अगर फिगर के अंदर जाके, ठीक है, जैसा भी हम फिगर बनाते हैं उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होता है, बीच में कॉलिजन होता है, जब हम उसके अंदर जाके देखते हैं ओरिजिनली रेजिस्टेंस क्या होता है, जितने भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं ना कहीं कॉलिजन करते रहते हैं, कॉलिजन करते रहते हैं, तो इसका स्पीड कम होते रहता है। कॉलिजन जितना बार करेंगे उसका स्पीड तो कम होगा ना, होगा। बस वही कॉलिजन रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, मतलब वही कॉलिजन की वजह से रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये बात हो गया। हम यहाँ पास बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। तो आपको क्या लगता है, अगर किसी भी कंडक्टर में, अगर मैं मान लूँ, चलिए थोड़ा सा फिगर बना ही लेते हैं, यहाँ पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर मैं इस कंडक्टर में हीट दे दूं, मीन्स टेम्परेचर बढ़ा दूं इस कंडक्टर का, तो कहीं ना कहीं हीट एनर्जी जनरेट होगा अंदर में। टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट एनर्जी जनरेट होगा, ठीक है, इसके अंदर हीट एनर्जी जनरेट हो गया, तो उससे क्या होगा भैया, देखिए हीट एनर्जी जनरेट होगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, हीट एनर्जी जनरेट होगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा भैया, तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिकल में रैंडमनेस आएगा, मीन्स ये सबके पास भी तो एनर्जी आ जाएगा ना, एनर्जी मिल रहा है तो सबको मिलेगा, बढ़ रहा है तो सबको बटेगा, ठीक है। तो जब एनर्जी आया, जब एनर्जी बढ़ा, तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी भागने चाहेंगे और उसमें और ज्यादा टक्कर होगा। मीन्स जो कॉलिजन पहले कम होता था, टेम्परेचर कम था तो कॉलिजन कम होता था, टेम्परेचर जैसे बढ़ा कॉलिजन और बढ़ते गया, कॉलिजन और बढ़ते गया, तो कॉलिजन जितना बढ़ेगा डिले उतना ही होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में आप आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 10 बार कोई ठेलेगा, रुकेगा, धक्का देगा तो आपका स्पीड तो कम होगा और आप यहाँ लेट से पहुंचेंगे। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, देखिए आप ही बताइए, अगर कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएगा, कब बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने से, तो डिले होगा ना यहाँ से यहाँ पहुंचने में। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या है कि कितना लेट लगता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को जितना लेट लगेगा आने में इस जगह से इस जगह, तो करेंट को लेट लगेगा, या तो बोलेंगे कम करंट फ्लो करेगा, ठीक है, करंट तो वैसे कम फ्लो नहीं करता, लेट होता है, ठीक है, अगर उस फॉर्म से देखा जाए तो क्या होता है, लेट होता है, बस। तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पास बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने में रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर थीटा, ठीक है। ये मैं ऐसे जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ।